आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम टिपिकली सिर्फ बात करेंगे राइस ब्रैन ऑयल के बारे में। रिसेंटली हमने एक कुकिंग ऑयल्स के बारे में या कौन सा ऑयल अच्छा है इस बारे में एक हमने वीडियो किया था, जो कि काफ़ी अच्छा हमें पब्लिक का रिस्पांस मिला। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए, ज़्यादातर लोग राइस ब्रैन ऑयल के बारे में पूछ रहे थे। ये पॉइंट मैंने लास्ट टाइम अपने वीडियो में नहीं कवर किया था। काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं और काफ़ी लोग को इसके बारे में डाउट था, इसलिए लोग हमें पूछ रहे थे। ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज दिन में 15 to 20 लोग इस बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि राइस ब्रैन ऑयल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। कॉल्स भी कर रहे थे हमें। तो आई थॉट कि एक आर्टिकल या एक वीडियो हम स्पेसिफिकली राइस ब्रैन ऑयल पर बनाएं और उन क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। कुछ और ऑयल्स भी हमसे छूटे थे लास्ट टाइम या हमने कवर नहीं किए थे लास्ट वीडियो में, तो इन फ्यूचर मैं उसके बारे में एक और डिटेल वीडियो करने वाला हूं, जिस पर उन सारे ऑयल्स के बारे में फिर से एक बार बात करेंगे और कौन सा ऑयल अच्छा है, हमारी क्या रिकमेंडेशन है, उस बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक सिर्फ राइस ब्रैन ऑयल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पेसिफिकली इस चीज़ को पूछ रहे थे। रीज़न बीइंग कि बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है ये एज अ हेल्दी ऑयल, एज अ हेल्दी ऑल्टरनेटिव फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑयल जो मार्केट में यूज़ होते हैं। तो इसलिए आज इस बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है राइस ब्रैन ऑयल पर। देखिए, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं कन्फेस करना चाहूँगा। ऑयल का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स देखे, बहुत सारे अलग अलग पेपर्स देखे, पर ये वैसे ही कंट्रोवर्शियल है जैसे एग्स का कॉन्सेप्ट है। आप 50 आर्टिकल गूगल में निकाल के देख लोगे, हर आर्टिकल आपको एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट देगा। कोई आर्टिकल के कोई ऑयल के बारे में एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा बोला है और कोई ऑयल के बारे में एक व्यक्ति ने बहुत बुरा बोला है। और ये सब चीज़ों का, जैसे मैं पहले भी काफ़ी चीज़ों में बोल चुका, इन सब चीज़ों का कोई क्लियर साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता, कोई रैंडमाइज ट्रायल नहीं होती। मैं नॉर्मली वही चीज़ों को या वही डेटा को सपोर्ट करना चाहता हूँ जिसके लिए कोई बड़ी ट्रायल या बड़ा डेटा अवेलेबल हो कि मैं कंक्लूसिवली बोल सकूँ कि हाँ ये चीज़ अच्छी है आपके हेल्थ के लिए, आप इसको यूज़ करें। पर ज़्यादातर फल सब्जियों के बारे में, ऑयल्स के बारे में और इस तरह की ज़्यादातर चीज़ों के बारे में कोई बड़ी स्टडी नहीं होती। ये चीज़ें बायस होती है। अब अगर एक कंपनी एक ब्रांड का ऑयल मार्केट कर रही है, कोई सनफ्लावर ऑयल बना रहा है, कोई सनफ्लावर ऑयल बना रहा है, कोई सफोला ऑयल बना रहा है, कोई राइस ब्रैन ऑयल बेच रहा है, तो हर आदमी अपनी एक छोटी सी स्टडी 20-50 लोग की कर लेता है और वो उसको प्रमोट करने लगता है। गूगल पे 50 तरह के आर्टिकल डाल दिए जाते हैं कि ये ऑयल अच्छा है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें ये तत्व होता है, वो तत्व होता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इन सब चीज़ों का कोई स्टडी नहीं हुआ, तो कितना कौन सा तत्व है और एक्चुअल में पेशेंट को फ़ायदा कर भी रहा है कि नहीं, इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं रहता। तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि हम किस ऑयल को रिकमेंड करें। ठीक है, ऑलिव ऑयल के बारे में डेटा इनकंक्लूसिव है। सबको पता है कि ऑलिव ऑयल अच्छा है, सबको पता है सोयाबीन ऑयल अच्छा है, सबको पता है कि बटर मार्जिन खराब है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन इसके अलावा बाकी सारे तेलों के बारे में मुझे कई आर्टिकल बिल्कुल विरोधाभासी भी मिले कि एक आर्टिकल में एक पर्टिकुलर ऑयल की बहुत तारीफ हो रखी है और एक आर्टिकल में उसकी बहुत बुराई भी हो रखी है। कुछ आर्टिकल्स में ऐसा बोल रखा था कि रिफाइंड ऑयल्स, ये प्लांट बेस्ड ऑयल सारे ही खराब है, और एक आर्टिकल में बोल रखा था सारे अच्छे हैं। एक आर्टिकल में बोल रखा था कि कंप्लीटली अवॉइड सनफ्लावर ऑयल, और दूसरे आर्टिकल जो मैंने लास्ट टाइम जिसको मैंने पढ़ के आपको लास्ट टाइम बोला था कि सनफ्लावर ऑयल अच्छा है, कुसुम तेल अच्छा है, वो दूसरे आर्टिकल में लिख रखा था कि बहुत ख़राब है। अब इसमें किस पर ट्रस्ट करें ये कह पाना मेरे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मेरे पास कोई इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, इंडिविजुअल डेटा ऑयल्स के बारे में नहीं है। मेरी एक फील्ड कार्डियोलॉजी की है, उसके बारे में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बोल सकता हूँ। कोई ऑयल फ़ायदा करेगा या नहीं करेगा इसका मुझे कोई इन हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। कोई मैंने ऐसे रैंडमाइज ट्रायल नहीं किया है कि मैंने 100 पेशेंट को कच्ची घानी का तेल दिया और 100 पेशेंट को राइस ब्रैन ऑयल दिया और उसमें कितने मर गए कितने बच गए उसका मैं आपको डेटा दूँ कि नहीं ये एक्सपीरियंस है। और अगर मैं ऐसा बोलता भी हूँ तो भी वो काफ़ी बायस डेटा होगा, क्योंकि अगर मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ तो उस डेटा में काफ़ी गलत और काफ़ी बायस होने का चांस होगा, क्योंकि जो ऑयल मैं रिकमेंड करता हूँ मैं उसे अच्छा दिखाने की कोशिश करूँगा। यही हाल कंपनीज़ का भी रहता है। कंपनीज़ अगर कोई डेटा पब्लिश करती है या कोई डेटा लेके आती है तो उसमें काफ़ी बार बायस होता है कि ये चीज़ हम मार्केट कर रहे हैं, इसमें ये तत्व है जो कि बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए और इसको खाना ही खाना चाहिए। अब जैसे कोई रिसेंटली सनफ्लावर ऑयल का भी मैं डेटा देख रहा था, उसमें लोग बोल रहे थे कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड डाला है तो ये बहुत अच्छा हो गया। कुछ ऐसा भी है कि ओमेगा 6 फैटी एसिड कंटेनिंग जैसे सनफ्लावर ऑयल में होता है, वो बोलते हैं कि हेल्थ के लिए ख़राब है, पर कोई क्लियर डेटा नहीं है, कुछ नहीं है। रिसेंटली क्वेश्चनर ने हमें पूछा भी था कि ये ओमेगा 6 फैटी एसिड्स वाले ऑयल ख़राब है, और उन्होंने किसी का वीडियो का क्लेम किया था कि वो कह रहे थे कि बटर मार्जरीन अच्छा है। तो बटर मार्जिन तो खैर डेफिनेटली ख़राब है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाँ बटर घी मार्जिन ये डेफिनेटली ख़राब है।
पर ऑयल्स के मामले में मैं एडमिट करूंगा कि काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं, काफ़ी इसमें संशय है। ऑलिव ऑयल और 2-4 ऑयल्स के बारे में थोड़ा डेटा क्लियर अवेलेबल है। वैसे ग्रेप सीड ऑयल का भी था। ग्रेप सीड ऑयल का मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में बोला था कि ये काफ़ी अच्छा ऑयल है। रिसेंटली अभी मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ग्रेप सीड ऑयल की बुराई लिखी थी कि ये बिल्कुल ना ले। अब इसमें किसे ट्रस्ट करें किसे नहीं, ये मेरे लिए भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका कोई क्लियर कोई ट्रायल या कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि कितने लोग ग्रेप ऑयल पर मर जाते हैं और कितने लोग बच जाते हैं। वैसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। इसमें आप मान के चल सकते हैं कि मल्टीपल आर्टिकल्स आप अगर देख रहे हो तो जो चीज़ को ज़्यादा आर्टिकल्स में अच्छा बोला जा रहा है वो उसको आप ज़्यादा श्योर मान सकते हो। अगर कोई कंपनी एक चीज़ मार्केट कर रही है तो उसका डेटा बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो कंपनी का थोड़ा बायस होगा। तो इसीलिए ये फाइनल डिसीजन कि कौन सा ऑयल यूज़ करना है कौन सा नहीं, ये क्लियर कट मेरे लिए भी कह पाना मुश्किल है। पर हाँ, मेरी जो रिकमेंडेशंस है, जो ज़्यादातर आर्टिकल्स में मुझे मिला, वो मैंने लास्ट वीडियो में भी वही प्रेजेंट किया था। फ्यूचर में भी एक और वीडियो करूँगा जिसमें मुझे जो आर्टिकल्स मिले, और ज़्यादातर 3-4 आर्टिकल्स में जो कॉमन चीज़ें मिल रही हैं उसको इकट्ठा करके मैं आपको वो एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको और ज़्यादा ऑयल्स के बारे में डिटेल्स में आपको दे दूंगा जितना मुझे अवेलेबल डेटा है। लेकिन फिर से मैं यही कहूँगा कि इसमें मैं भी कोई गारंटी आपको नहीं बोल सकता कि यही आपको लेना है और ये ऑयल सबसे अच्छा है, वो ऑयल सबसे ख़राब है, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत ग्रे जोन है। हर कंपनी मार्केट करने वाली अपने हिसाब से डेटा पब्लिश करती है और बोलती है, और उसको मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। आते हैं आज के टॉपिक पर, राइस ब्रान ऑयल पर। राइस ब्रान ऑयल बेसिकली राइस मिल के दौरान जो राइस का हस्क या ब्रान निकलता है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्शन किया जाता है। उसके सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट्स पाए गए हैं, और उसमें राइस का जो आउटर ग्रेन का जो लेयर रहता है उसके पार्ट्स रहते हैं, तो उसमें फैट का कंटेंट अच्छा रहता है और कैलोरी का कंटेंट कंपैरेटिवली कम है। ऑन एन एवरेज उसमें एक चम्मच में लगभग 120 कैलोरी होता है और 14 ग्राम्स ऑफ फैट रहता है। इसमें कंपैरेटिवली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का कंटेंट ज़्यादा रहता है, सैचुरेटेड फैट्स का कंटेंट कम रहता है। आपको दिन भर का जो विटामिन ई का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जो कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और ब्लड वेसल्स की हेल्थ को बूस्ट करता है, उसका 29% आपको एक दिन में एक चम्मच में से मिल जाता है। इसके अलावा इसमें राइस ब्रान ऑयल में कुछ कंपाउंड्स रहते हैं जैसे टोकोट्राइनॉल्स, ओराइजिनॉल और प्लांट स्टीरॉयल, जो कि हार्ट के लिए अच्छे माने गए। अगेन मैं फिर से कहूँगा कि प्लांट स्टीरॉयल्स के बारे में भी एक आर्टिकल मुझे ऐसा मिला था जो कि कह रहा था कि ख़राब है। अब लेकिन हाँ, काफ़ी आर्टिकल्स हैं जो कह रहे थे कि प्लांट स्टीरॉयल्स अच्छे होते हैं, तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि प्लांट स्टीरॉयल्स अच्छे होते हैं, बट अगेन आई कैन नॉट गारंटी ऑन दैट। राइस ब्रान ऑयल ओवरऑल उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं, विटामिन ई का कंटेंट अच्छा है, न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं, तो ये ओवरऑल माना जाता है कि हेल्थ के लिए अच्छा है। डायबिटिक पेशेंट, हार्ट के पेशेंट्स इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। कोई भी ऑयल का मैं बार बार कह रहा हूँ कि बार बार उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं यूज़ करना है। हर ऑयल बुरा ही करेगा आपका, कोई कम करेगा कोई बुरा, आपके एग्जिस्टिंग ब्लॉकेजेस को कोई खोल देगा, या आपके जैसे बोला जाता है, कई एड्स में दिखाया भी जाता है कि ये ऑयल लेने से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और उसको ज़्यादा खाइए, वैसा बिल्कुल मत करिए, जितना हो सके कम ही खाइए। हाँ, ऑप्शंस कौन से हैं वो मैं आपको ऑप्शंस के हिसाब से वीडियोस में आपको बताऊंगा, लेकिन जो भी ऑयल आप ले, मॉरल ऑफ द स्टोरीज को उसको कम से कम जितना हो सके उतना ही लेना है। जितना ज़्यादा आप ऑयल लेंगे नुकसान करेगा। इवन फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी यही है कि अगर उसको भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ले तो भी वो टॉक्सिक है, तो उसके अलावा बाकी ऑयल के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको ज़्यादा मात्रा में लेना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट का बेनिफिट है कि ब्लड शुगर लेवल्स को ये बूस्ट करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स को बूस्ट करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंपैरेटिवली कम करता है। डायबिटिक पेशेंट्स में ये अच्छा है। कुछ एक स्टडीज़ में इसमें ऐसा पाया गया था कि ये डायबिटिक पेशेंट्स में अगर दिया जाए तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंपैरेटिवली कम करता है और हेल्थ के लिए अच्छा है। अगेन ये बहुत बड़ी स्टडी नहीं थी, लेकिन इसमें कंपैरेटिवली कुछ 19-20 लोगों को इन्होंने स्टडी किया था और एक ग्रुप को राइस ब्रान ऑयल खिलाया और एक ग्रुप को दूसरे कंपनी का या दूसरे ब्रांड का ऑयल खिलाया, और कंपैरेटिवली उनका कहना है कि ब्लड शुगर लेवल्स 15% ड्रॉप हुए। अब ये ऑब्वियसली आप खुद ही मान सकते हो कि 19 लोग का डेटा अगर आपका पब्लिश हो रहा है तो इस डेटा की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैं आपको नहीं बोल सकता कि 19 लोगों के ब्लड शुगर लेवल्स में अगर 15% का ड्रॉप मिल रहा है तो दैट इज सिग्निफिकेंट और नॉट। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की अगर आप बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में ये सब चीज़ों को एक ऑब्जर्वर बायस की तरह से माना जाता है कि देखने वाला अपने आप से अपने डेटा को मैनिपुलेट कर देता है और आपको प्रेजेंट कर देता है कि नहीं, मेरे को ये फाइंडिंग मिला और ये बहुत अच्छा है। तो इसीलिए मैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे उसके बारे में कंक्लूसिव एविडेंस या अनबाइस्ड एविडेंस नहीं अवेलेबल है।
नेक्स्ट है कि कुछ स्टडीज़ ऐसा कहती है कि हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा है। ऑन एन एवरेज कुछ स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि एलडीएल लेवल्स को कम करता है। एक रिव्यू 11 रैंडमाइज ट्रायल्स का था, जो कि थोड़ी छोटी ट्रायल्स है, जिसमें ऑन एन एवरेज 350 पेशेंट्स को उन्होंने असेस किया था और उसमें ये पाया गया था कि लगभग 6.9 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर एलडीएल लेवल का रिडक्शन हुआ था। और हर ग्राम एलडीएल लेवल जो रिडक्शन होता है हर मिलीग्राम, वो लगभग हार्ट अटैक के रिस्क को 1 to 2% रिड्यूस करता है। हाइपरलिपिडीमिया वाले पेशेंट्स में अगर इनको दिया जाए, कुछ स्टडीज़ ने 8 स्टडीज़ का एक कलेक्शन था जिसने शो किया था कि एलडीएल लेवल्स कम होते हैं और फैट का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में कम होता है। ऑन एन एवरेज अगर 1 महीने तक इसको लिया जाए तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल कंपेरेटिवली कम होता है और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या मेटाबॉलिक सिंड्रोम या बॉडी फैट बढ़ना, ये सब चीज़ों को भी कंपेरेटिवली कम करता है। अगेन इसमें बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, पर ठीक है, बाकी ऑयल्स के कंपैरिजन में आप इसे अच्छा मान सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें ओराइजिनॉल का कंपाउंड होता है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है। बहुत सारी स्टडीज़ में ऐसा शो हुआ है कि ये जो इन्फ्लेमेशन है वो हार्ट अटैक का एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। जितना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगा उतना ज़्यादा हार्ट अटैक का चांसेस होगा, अथेरोस्क्लेरोसिस होगा, नलियों में ब्लॉकेजेस बढ़ेंगे, नलियों की हार्डनिंग बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली अगर आपको अथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क है या हार्ट अटैक का रिस्क है तो आपको आप ये ऑयल प्रेफर कर सकते हैं। इसका ओरिजिनल कंपाउंड आपको इन्फ्लेमेशन से बचाएगा और कंपेरेटिवली हार्ट के अटैक के चांसेस को कम करेगा। एक छोटी सी इसमें भी स्टडी है, 59 पेशेंट्स की स्टडी है जिन्होंने 2 चम्मच राइस ब्रैन ऑयल डेली लिया और सोयाबीन ऑयल के साथ इसको कंपेयरिंग किया और उसमें पाया कि एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट उसमें ज़्यादा मिला। अब ये चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट को आप कैसे मेजर कर सकते हो, उसको मेजर करने का कोई वो नहीं है। जिस तरह से फल सब्जी का भी यही चक्कर है, फल सब्जी में भी बहुतों में बोल दिया जाता है कि इस फल में जो पुराना कॉन्सेप्ट है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, इसका क्या प्रूफ है? कितने लोग ऐसे हैं जो एप्पल खाने से हेल्दी हो जाते हैं? ये सब क्या ही सुनी बातें, किताबी बातें, इसमें कोई सच है या नहीं कोई प्रूफ कर ही नहीं सकता, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स और ये सब चीज़ों के साथ डायरेक्टली भी अगर स्टडी किए हैं कि जहाँ पेशेंट को डायरेक्टली उन्होंने एंटीऑक्सीडेंट खिलाया है साइंटिस्ट ने, उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हाई डोज में एंटीऑक्सीडेंट्स भी दिए तो भी कोई फ़ायदा प्रूव नहीं हो सका। इसीलिए एलोपैथिक में हम इन सब चीज़ों को नहीं ज़्यादा सिग्निफिकेंट मानते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। हाँ, अगर ऑयल्स की बात आ रही है तो ऑब्वियसली ऑयल्स की केस में कोई साइंटिफिक रिसर्च होती भी नहीं और हो भी नहीं सकती। कौन सी कंपनी है जो 2 अलग अलग ऑयल्स को कंपेयर करेगी और उसमें आपको डेटा देगी कि राइस ब्रैन ऑयल अच्छा है कि सफोला अच्छा है कि सनफ्लावर अच्छा है कि ऑलिव ऑयल अच्छा है? इसमें कोई रैंडमाइज ट्रायल पॉसिबल नहीं है, कोई कंपनी करेगी नहीं। आज की डेट आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए ये चीज़ों के बारे में अगले बहुत सालों तक शायद कभी कोई डेटा आएगा भी नहीं। इसलिए तब तक इस तरह के ग्रे जोन वाले डेटा कोई आपको मान के चलना पड़ेगा। इसमें आई लीव इट टू योर इंटेलिजेंस कि आपको क्या पसंद है। पर हाँ, कुछ फ़ायदा है ऐसा, मैं जो मुझे डेटा मिला मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी हैं। कैंसर के लिए इसमें जो टोकोट्राइनॉल्स करके कंपाउंड होता है वो कैंसर सेल्स के बढ़त में कुछ कमी करता है। कैंसर पेशेंट्स में अगर इसको यूज़ किया जाए राइस ब्रैन ऑयल तो कंपेरेटिवली कुछ अच्छा है। ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कैंसर की दवाइयों को छोड़ दो और इसको खाना चालू कर दो, वैसा नहीं है, पर ले सकते हैं, कैंसर वाले पेशेंट में प्रेफर कर सकते हैं। एक और इसमें यह है कि एक मुंह के सड़ान या मुंह के बैड ब्रेथ में भी फाइट करने में मदद करता है। एक ऑयल स्विशिंग टेक्निक होती है जो कि जापान में काफ़ी पॉपुलर है। एक छोटी सी स्टडी था जिसमें 30 प्रेग्नेंट वुमेन को उन्होंने एनालाइज किया था और उनको राइस ब्रैन ऑयल से गार्गल करके स्पिट आउट करने को बोला था और उसमें पाया था कि मुँह के बैक्टीरिया कुछ कम हो गए थे और बैड ब्रेथ का इंसिडेंस कम था। आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी स्टडी है और इसका क्या साइंटिफिक बेसिस है। आई डोंट अग्री विद दिस, पर ठीक है, मान सकते हैं कि बैड ब्रेथ अगर किसी को या मुंह में बैक्टीरिया है तो यू कैन ट्राई इट। इम्यून हेल्थ को करता है बूस्ट, अगर बैक्टीरिया वायरसेस से डिफेंस के लिए अच्छा है, बॉडी की इम्यूनिटी कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट तत्व हैं, विटामिन ई को बढ़ाता है तो बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। स्किन की हेल्थ के लिए अच्छा है, स्किन की इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है, स्किन की थिकनेस और रफनेस को इंप्रूव करता है। राइस ब्रैन का एक्सट्रैक्ट जो लोग दिन में 2 बार लेते हैं, एक छोटी सी स्टडी में उसमें ऐसा पाया गया था कि उनका स्किन का टेक्सचर ज़्यादा अच्छा था और उनको ज़्यादा यंग फील कर रहे थे। अगेन नथिंग ऑफ अ साइंटिफिक डेटा, बट ठीक है, मान सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा राइस ब्रैन ऑयल का जो मुझे पॉइंट लगा, जिसका थोड़ा सा साइंटिफिक रैशनल है,
राइस ब्रान ऑयल बहुत सारी चीज़ों में आसानी से ऐड किया जा सकता है क्योंकि इसमें इतना पंजेंट स्मेल या पंजेंट फ्लेवर नहीं होता। कई ऑयल्स में ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, तिल का तेल है, कुसुम तेल है, ये सब में ये प्रॉब्लम होता है कि स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि आप खाना उसमें कुक नहीं कर सकते। क्यों? जैसे ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल में भी ये प्रॉब्लम है कि इतना ज़्यादा इसका स्मेल आता है कि आपके खाने का फ्लेवर ही चेंज हो जाता है, तो आपको खाने का मन ही नहीं करता। तो ओवरऑल आपकी इनडायरेक्टली डाइटिंग हो जाती है कि आप ये ऑयल को लेते हैं, आपकी डाइटिंग हो जाती है क्योंकि आप खाना ही नहीं खा पाते, उसके साथ टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता। पर हाँ, ये है कि ये ऑयल बहुत सारी चीज़ों में गार्निशिंग वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इस ऑयल का फ्लेवर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। पीनट ऑयल यानी मूंगफली तेल जैसा ही थोड़ा स्मेल होता है। इसका स्मोक पॉइंट हाई है, इसलिए डीनेचर नहीं होता। हाई टेम्परेचर पर इसको कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये अच्छा प्रोडक्ट है कुकिंग के लिए भी, और बहुत सारा वर्सेटाइल है प्रोडक्ट है। इसमें फ्लेवर इतना पंजेंट नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सैलड्स हो, ड्रेसिंग्स हो, सूप्स हो, कुकिंग हो, बहुत सारी चीज़ों में आपको यूज़ कर सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि कुछ एंटीऑक्सीडेंट तत्व हैं इसमें, कुछ ऑरिजिनॉल्स और टोकोट्राइनॉल्स हैं, साथ में ये आपका स्मोक पॉइंट अच्छा है, कुछ हेल्दी है, एलडीएल लेवल्स को कंपेरेटिवली उतना नहीं बढ़ाता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए ये हेल्थ के लिए बाकी ऑयल से अच्छा माना जा सकता है। मैं स्पेसिफिकली यही लेना है, रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, आई लीव इट टू योर डिस्क्रिप्शन। मुझे ज़्यादातर आर्टिकल्स मिले जिस पर को मैंने देखा, उसमें मुझे काफ़ी फेवरिंग डेटा मिला, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इस बारे में वीडियो किया। जो लोग राइस ब्रान ऑयल अगर ले रहे हैं तो वो ले सकते हैं, कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन हाँ, कंपैरेटिवली जितना कम लें उतना अच्छा। हेल्थ बढ़ जाएगा या हेल्थ अच्छी हो जाएगी, इसके लिए बिल्कुल नहीं लेना है। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली यूजफुल कंटेंट हम आपके लिए लाते हैं, ताकि आपको इस तरह के कंटेंट के लिए भटकना नहीं पड़े। मेरी तरह आपको ये 50 आर्टिकल्स नहीं पढ़ने पड़े कि भाई इसमें कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, क्योंकि ऑब्वियसली आप 50 आर्टिकल को पढ़ोगे तो किसको ट्रस्ट करना किसको नहीं, आप कंफ्यूज हो जाते हो। लोग इसको कुछ लोग मुझे भी ये कह रहे थे कि पतंजलि के तेलों का इंटरनेशनल डेटा अवेलेबल है। मैंने बोला ला कर दिखाओ मुझे क्या इंटरनेशनल डेटा है, उसकी क्वालिटी क्या है, आप वो देखिए कि किसने रिसर्च किया। आपने घर पे बैठ के खुद रिसर्च की तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं आने वाला। आप बायस डेटा ही प्रोड्यूस करेंगे। तो मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते हैं। अगर आपको हमारे चैनल का कंसेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस हैं या कोई और टॉपिक्स है जो आप चाहते हैं हम अपने चैनल पर कवर करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। फ्यूचर में डेफिनेटली हम उन टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा और आपको इससे कुछ डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग ये कंटेंट इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए हमने रिसेंटली चैनल स्टार्ट किया है डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश के नाम से। आप उसे सर्च कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो लोग इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं कंटेंट या इंटरनेशनल सब्सक्राइब व्यूअर्स हैं वो भी इस कंटेंट को इंग्लिश में देख सकते हैं। थैंक यू।